बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नीतीश कुमार की, यानी कि बिहार की खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको, नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया और लोकार्पण के साथ ही बताया जा रहा है कि पटना के गंगा नदी के किनारे निर्मित महत्वाकांक्षी जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार अब दीदारगंज तक होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंगन घाट से इस परियोजना का औपचारिक लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद गंगा नदी का निर्माणाधीन 6 लेन ग्रीन फील्ड पुल और उससे जुड़े हुए पहुंच पथ का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की सख्त हिदायत दी है। जेपी गंगा पथ को पटना का मारिन ड्राइव कहा जाता है। ये सड़क राजधानी के 2 छोरों को जोड़ने का कार्य करेगी और जिससे यातायात दबाव कम होगा, समय की बचत होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गंगा किनारे एक बेहतरीन वैकल्पिक सड़क बने, जिससे राजधानी का चेहरा बदले और आने वाले समय में ये पथ पटना के विकास का आधार बनेगा। इस उद्घाटन के साथ ही बिहार में बुनियादी ढांचे को लेकर एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बता दें आपको कि चुग ने पटना स्थित भाजपा बिहार प्रदेश कार्यालय में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान का कार्यशाला को संबोधित करते हुए कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा प्रहार किया है। चुग ने कहा है कि इंडी गठबंधन के इन दलों ने वर्षों तक पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को कुचलने का कार्य किया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। चुग ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल जो स्वयं को दलितों और पिछड़ों का रक्षक बताते हैं, वास्तव में उनके सबसे बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि काका कालेलकर आयोग 1956 और मंडल आयोग 1980 की रिपोर्टों को वर्षों तक लटकाने और संसद में उनका विरोध करने का पाप इन्हीं दलों ने किया है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व ने आरक्षण का विरोध किया और आज आरजेडी उसी कांग्रेस की चरण वंदना कर रही है। राजीव गांधी द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में दिया गया आरक्षण विरोधी भाषण और राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर आरक्षण समाप्त करने की वकालत, ये सभी कांग्रेस की मानसिकता और पिछड़े वर्गों के प्रति उसके असली रवैये को उजागर करते हैं। चुग ने कहा कि पिछले 7 वर्षों यानी कि 7 दशकों से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान और सामाजिक न्याय की भावना का निरंतर अपमान किया है। आरजेडी जैसे दल आज कांग्रेस की चापलूसी कर उनके पापों में सहभागी बनकर तुच्छ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पुलिस ने पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कन्हैया कुमार के साथ साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरीबदास समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। प्रदर्शन में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कन्हैया कुमार शामिल रहे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बिहार के युवाओं से जुड़ी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पलायन बिहार की मुख्य समस्या है और सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। इस प्रदर्शन से पहले सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। पायलट ने कहा कि नीतीश जी को अगर मोदी को समर्थन देना ही था
तो बिहार के नौजवानों के लिए 10 से 20 लाख नौकरियां मांग लेते हमें बुरा नहीं लगता। पायलट ने कहा कि बिहार के नौजवान किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, वे बस इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसे देकर पेपर आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना हो। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, पहले वे जाति धर्म के नाम पर वोट देते थे, लेकिन अब विकास के नाम पर वोट देते हैं। और अगली खबर भागलपुर से आ रही है। बिहार के भागलपुर में हाईकोर्ट के जज के फैसले का विरोध किया। बता दें, बिहार महिला समाज के बैनर तले दर्जनों महिलाओं ने भागलपुर समाहरणालय चौक पर प्रदर्शन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र कुमार के फैसले का विरोध करते हुए उनके जजमेंट की प्रति का दहन किया है। महिलाओं का आक्रोश न्यायमूर्ति उस कथित टिप्पणी को लेकर था जिसमें उन्होंने कहा था कि महिला को टच करना और कपड़े उतरवाना दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। इस टिप्पणी को महिलाओं ने अपमानजनक और संविधान विरोधी बताया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति भी महिला है, तो ये बयान केवल आम महिलाओं का नहीं बल्कि समूची नारी जाति का अपमान है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्यायमूर्ति अपना बयान वापस नहीं लेते और इस पर माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा और राज्य स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। महिलाओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की टिप्पणी पर संज्ञान ले और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करे। और अगली खबर भी भागलपुर से है। बता दें आपके कि बिहार के भागलपुर में रिश्वत लेते हुए स्टेनो गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सुपौल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने रिश्वतखोरी की एक बड़ी कार्रवाई की है और इस पर अंजाम दिया है। बीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ के आवासीय परिसर से उनके स्टेनो एएसआई बिट्टू कुमार को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई पहले से प्राप्त शिकायत पर निगरानी टीम द्वारा की गई थी और साथ ही जैसे ही एएसआई बिट्टू कुमार ने रिश्वत ली ये राशि ली, टीम ने मौके पर छापा मार कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद रिश्वत की राशि को जब्त कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद एएसआई बिट्टू कुमार को भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामला रिश्वत लेन देन से संबंधित है। आतु लिपिक स्टेनो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल के यहाँ एक भीमनगर थाना कानून संख्या 1524 में जो परिवादी थे ललन कुमार को संदेह के आधार पर मामले को रफा दफा करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत की मांग के सत्यापन के पश्चात इनको दिनांक 8/4/2025 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम था सर इनका? बिट्टू कुमार, आंसू लिपिक सहनी, रीडर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर सुपौल। कितना घूस मांग रहे थे? ये 30,000 रुपये मांगे थे। उस मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया था और परिवादी ललन कुमार से ये 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीरपुर के आवास के सामने ही जो सड़क थी वहीं पर ये पकड़े गए। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें आपको कि भागलपुर बस स्टैंड के पीछे एक बोरे में बंद नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब बोरे से बदबू महसूस की और पास जाकर देखा तो उसमें नवजात का शव पड़ा हुआ था। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर लोगों ने तत्काल डायल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय को मामले की जानकारी दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी क्लिनिक में अवैध रूप से गर्भपात कर नवजात को फेंका गया होगा। क्योंकि घटना स्थल से महज थोड़ी दूरी पर 3 से 4 निजी क्लिनिक संचालित है। सूत्रों ने बताया कि क्लिनिक की गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।
और अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के सूरत में बिहारी मजदूर की मौत हो गई, लेकिन वो मर कर भी अमर हो गया। दरअसल भागलपुर, शिव नारायणपुर और घन गामा कलगीगंज के रहने वाले चमकलाल गुजरात के सूरत में काम करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चमकलाल काम खत्म करके जो है वो अपने घर वापस लौट रहे थे, तो उन्हें चक्कर आया और ज़मीन पर जा गिरे, जिससे कि उन्हें ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी है। वे अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे कि उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी के दौरान डोनेट लाइफ संस्था के फाउंडर सूरत में उनके परिवार के पास पहुंचे और देहदान के लिए प्रेरित किया। 1 अप्रैल को परिवार ने इसकी सहमति दी। चमक के देहदान से गुजरात के 6 लोगों की ज़िंदगी मिली है और ऐसे में किसी को किडनी तो किसी को हार्ट, लीवर और आंखें दान दी गई है। देहदान संस्था ने अहमदाबाद से चमक की लाश को भागलपुर भिजवाया है और कहा है कि चमक के 3 बेटों की पढ़ाई में वो मदद करेगी। चमनलाल यादव की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन पत्नी ललिता देवी ने बताया है कि एक तरफ हमें अपने पति पर गर्व है कि लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बचाई, लेकिन मेरा सुहाग छिन गया, इस बात का दुख भी है। वे मरकर भी अमर हो गए। वहीं ये मामला अब तूल भी पकड़ने लगा है, जहां एक तरफ इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई है, तो वहीं श्रम संसाधन विभाग भी इस पर संज्ञान लेना शुरू कर चुका है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को एक गांव में पहुंचे। बता दें कि जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर उनके साथ उनकी पत्नी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री सोरेन ने पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए फोटो पर माल्यार्पण और पुष्प भी अर्पित किए। अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में करने जा रही है। 13वीं महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य, मंत्री चमरा लिंडा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, विधायक विकास मुंडा, केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे सहित पार्टी के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद अपनी दिखाते रहेंगे। जो भी प्रतिनिधि राज्य से या राज्य के बाहर से आएंगे, उनका रहने का, उनका खाने का, उनके स्वागत का और कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे और ये बैठक बार बार होगी जब तक महाधिवेशन हमारा प्रारंभ नहीं हो जाता, यानी 14 तारीख के पहले तक ये बैठकें चलती रहेंगी। जो भी वहीं उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें आपको कि भारी मात्रा में अवैध शराब एवं शराब बनाने वाली अन्य सामग्री को भी जब्त कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने जिला उत्पाद बल के सहयोग से गांधीनगर क्षेत्र में जरीडी के सरैया टांड बस्ती में छत्रु महतो के मिट्टी के घर में छापेमारी कर अवैध फैक्ट्री का उद्भोदन किया है, जिसे शंभू साहब के द्वारा संचालन किया जा रहा था। घटनास्थल से टीम ने भारी मात्रा में तैयार अवैध शराब की 588 बॉटल्स, स्पिरिट और शराब बनाने की सामग्री जैसे विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, खाली बॉटल,
विभिन्न ब्रांड की ढक्कन, पंचिंग मशीन एवं मिक्सिंग मशीन आदि को जब्त कर लिया। में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उज्जैन की। दरअसल उज्जैन में महाकाल के दरबार में गडकरी पहुंचे हैं और उज्जैन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन और पूजन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सांसद अनिल फिजोरिया और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का वस्त्र, प्रसाद और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इससे पहले हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत किया था। साथ ही गडकरी ने मध्य प्रदेश में उज्जैन से बदनावर 4 लेन का भूमि पूजन किया, जहां 5,800 करोड़ रुपए की 328 किलोमीटर की 4 लेन सड़कों का निर्माण होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक जनसभा का आयोजन किया। बता दें आपको कि इसके अंदर विष्णुदेव साय ने नशा मुक्ति का आह्वान किया और शिक्षा का भी आह्वान किया। साथ ही आपको बता दें कि आदिवासी कंवर पैंकरा महासमाज महासभा में वो शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा और नशा मुक्ति का आह्वान किया। साथ ही समाज से शिक्षा को प्राथमिकता देने और नशा मुक्ति की दिशा में कदम उठाने का आग्रह भी किया है। सीएम ने 55 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें राम जानकी मंदिर परिसर में शेड निर्माण, कंवर समाज के छात्रावास निर्माण और सर्व सुविधा युक्त शौचालय निर्माण शामिल है। सुशासन तिहार मना रहे हैं और 8 तारीख से शुरू हुआ है और 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो आवेदन है, जो लोगों की समस्याएं हैं, जनता उसको दे सकते हैं और उसके लिए सुझाव पेटी भी जगह जगह पर है। ऑनलाइन भी अपनी समस्या को रख सकते हैं और 11 तारीख के बाद 1 महीने में उनका समाधान हमारे अधिकारी करेंगे। पूरा महीना भर उसके लिए समय रहेगा और 5 मई से जगह जगह जन समस्या निवारण शिविर लगाएंगे, जिसमें हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण और हम स्वयं भी अनेकों जगह जाएंगे और जनता की जो समस्या उसका समाधान का प्रयास करेंगे। पिथौरा महासमुंद में 8 से 11 अप्रैल तक बता दें आपको सुशासन त्योहार यहां पर मनाया गया। समाधान शिविरों का आयोजन किया गया और ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला मुख्यालयों में आवेदन भी इसके लिए किए जा रहे हैं। पहले चरण में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, दूसरे चरण में 1 महीने के भीतर निराकरण किया जाएगा और तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन होगा। लोगों को भरोसा है कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित पहल की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सुशासन त्योहार के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया। पिथौरा ब्लॉक के छिबर्रा निवासी शत्रुघ्न सिन्हा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त विभाग से हटाने के लिए आवेदन किया। उनका आरोप है कि चौधरी ने शिक्षक भर्ती की फाइल रोककर रख दी है, जिससे कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में 57,000 शिक्षकों की कमी की घोषणा की गई थी। भर्ती आ जाएगी। अब यह आवाज जो है मेरी अकेले की नहीं है, डीएड बीएड संघ की, जिसमें लागू अभ्यर्थी जो है हजारों रुपये खर्चा करके, लाखों रुपये खर्च करके डीएड बीएड किए हैं, हजारों रुपये खर्चा करके कोचिंग की है। मैं खुद 3 संस्थान से कोचिंग कर रहा था, अलग अलग संस्थान से। जैसे ही भर्ती की घोषणा हुई विधानसभा में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, मैंने अपना काम काज छोड़ा, कोचिंग संस्थान से 3 कोचिंग संस्थान से 20,000 रुपये खर्चा करके कोचिंग क्लास ज्वाइन किया और लगातार कोचिंग करते रहा, लेकिन अब तक भर्ती नहीं आई और मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। यही मेरी पीड़ा है
और यही वजह कि मैं चाहता हूँ कि माननीय ओपी चौधरी जी को वित्त विभाग से हटा दिया जाए और उनके जगह किसी और को वित्त विभाग दे दिया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। बालोद में एक नदी के बीच रेत में एक युवक का लाश मिला और साथ ही जिसने हत्या का राज खोल दिया है। गुंडेरदेही थाना क्षेत्र के खेरूद गांव के तांदुला नदी के पास बैठक में 4 दोस्त शराब पिए। इसी दौरान मृतक यशवंत नेताम को ज्यादा नशा हो गया और वह अपने दोस्तों के साथ गाली गलौज शुरू कर चुका था। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया और 3 दोस्तों ने मिलकर 24 अप्रैल के 24 साल के यशवंत नेताम को लकड़ी और पत्थर से पीट कर हत्या उसकी कर दी। 6 अप्रैल को देर शाम आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और उसी दिन मृतक के परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपियों ने 6 अप्रैल को हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने रेत के नीचे दफना दिया और फिर 8 अप्रैल को दोबारा उसी जगह पर जाकर लाश को बाहर निकाला और सबूत मिटाने के उद्देश्य से लाश को पॉलीथीन में लपेटकर दूसरी जगह गड्ढे में दफन कर दिया। इधर गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मृतक के साथियों से पूछताछ शुरू किया और जिसके बाद मृतक के साथियों ने सारे राज उगल दिए और खुद पुलिस को घटनास्थल ले जाकर उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहां उन्होंने शव को दफना दिया। शव को दफनाने के बाद पुनः दूसरे दिन इनके जो साथी है वो शव को पुनः देखने के लिए गए और काले पॉलीथीन में इसको लपेटकर पुनः दूसरी जगह दफनाए और थाना पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस इनसे शक होने पर इनको उठाकर पूछताछ करी और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्याकांड के पीछे क्या वजह रही? हत्या का कारण मुख्य रूप से अभी तक जो बात पता चली है वो तीनों आरोपी यशवंत के ज़्यादा नशा करने और गांजा करने के कारण गाली गलौज करने से इसकी मृत्यु करना बताते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।